नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 हिंदी की तीसरी कविता कविता के बहाने जिसका अभ्यास हम आज करेंगे। कविता के बहाने इस शीर्षक अंतर्गत कुंवर नारायण ने दो कविताएं यहाँ पर ली गई है। इसके कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। नई कविता आंदोलन के हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ के प्रमुख कवियों में से है। यहाँ पर कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न के रूप में कई बार आता है कि कुंवर नारायण ने कविता लेखन का काम कौन से साल में शुरू किया, विकल्प के रूप में भी आता है, या एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसमें भी आता है। तो कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उनकी जो प्रमुख कविताएं है, काव्य संग्रह है, वो चक्रव्यूह है, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, कविता के बहाने आदि जो प्रमुख है। खंड काव्य भी उन्होंने लिखा है और खंड काव्य आत्मजयी, वाजस्रव के बहाने आदि है। कहानी संग्रह भी उनके मिलते हैं। तो कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, तो यह है कवि परिचय। उनको पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान आदि उनको पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पर उनकी दी गई दो कविताएं हैं। उसमें जो पहली कविता है जिसका अभ्यास हम आज लोग करने वाले हैं, तो वही पहली जो कविता है कविता के बहाने इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। यहाँ पर दोस्तों ये जो कविता है, ये कविता के बहाने जो शीर्षक है उसमें आज का जो समय है और खास करके आज के समय में कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा सब लोगों का मानना है। तो ऐसे में यह कविता को अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक चलती है। यहाँ पर कविता कैसी है उसकी तुलना चिड़िया है, फूल है, बच्चे है आदि से की है, जिसका हम अभ्यास करें। कवि के परिचय में दोस्तों उतना ही याद रखें, कुंवर नारायण उसके कवि है। उनका जन्म 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने कविताओं की शुरुआत कब की, खास करके यही प्रश्न बार बार आता है। तो 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। ये जो कविता के बहाने हैं वो किस में से लिया गया है, तो वो इन दिनों कविता संग्रह में से लिया गया है। यहाँ पर काव्य की हम शुरुआत करें तो यहाँ पर आप देखें कि ये कविता के बहाने जिसको हम पढ़े कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। यहाँ पर जो है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया जैसे उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, विहर करती है, वैसे कविता भी एक उड़ान है। लेकिन कविता कैसी उड़ान है, तो कल्पना की उड़ान है। क्योंकि कवि जो लिखता है तो उसकी कल्पनाओं के आधार पर लिखता है। उनकी कल्पनाएं कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो इधर बैठा है लेकिन बाहर की दुनिया का भी वर्णन करता है, कहीं दूसरी जगह का वर्णन करता है। तो उसकी जो उड़ान है वो कल्पनाओं के आधार पर है, क्योंकि कल्पनाओं से ही कविता की रचना होती है। और इसे सिद्ध करने के लिए कवि चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। यहाँ पर देखो कि चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कविता कितनी उड़ती है, उसकी उड़ान कैसी है, उसके बारे में चिड़िया क्यों जाने। क्योंकि कवि यहाँ पर कहते हैं कि चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता की जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान कहाँ तक है, तो चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है।
परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कैसे व्यापक होती है कि वो उसकी सीमा नहीं है, असीमित होता है उनका दायरा। यहाँ पर कविता की उड़ान का दायरा असीमित होता है, क्योंकि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कि कवि जो अपनी कल्पनाओं के सहारे कविता लिखता है, तो कवि के भावों की सीमा नहीं रहती। वो किन किन भावों का वर्णन करते हैं, उसमें कहाँ से यहाँ बैठे लेकिन कौन से स्थान का वर्णन करते हैं, कौन सी जगह का वर्णन करते हैं, कौन से समय का वर्णन करते हैं। यानी कि वो असीमित होता है। वह पंख लगाकर वह जगह उड़ सकती है, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां न उड़े। यहाँ पर है कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कि यहाँ पर माने शब्द है, माने यानी अर्थ इसका होता है कि यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे कविता की उड़ान है। क्योंकि कवि चिड़िया है, उसके उड़ने का निश्चित है कि बाहर है, यानी घर के बाहर है, घर के अंदर है, इस घर में है, उस घर में है, ये निश्चित है कि यहाँ से और वहां तक ही वो उड़ सकती है, वो सीमित सीमाओं तक उड़ सकती है। लेकिन कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियां में कविता की अपार संभावनाओं को व्यक्त किया है कि कविता के लिए ये निश्चित सीमा नहीं कि इतने समय में लिखे। उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी संभावना है कविता लिखने की। क्योंकि पहले ही हमने देखा कि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर सब आशंकित है कि शक है यांत्रिकता के कारण दबाव से जो कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसका ही जवाब है यहाँ पर कि जैसे चिड़िया उड़ती है आकाश में, वैसे कविता भी उड़ती है। लेकिन कविता कल्पनाओं के सहारे, उसके पंख ऐसे है कि असीमित है उनके उड़ने के लिए। वो पंख लगाकर हर जगह जा सकती है। कि चिड़िया है वो निश्चित है कि एक घर से उस घर तक ही जा सकती है, इससे अलावा आगे नहीं जा सकती। लेकिन कविता की जो उड़ान है, कवि की उड़ान है, वो असीमित है, यानी हर जगह वह उड़ सकती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि कविता की जो उड़ान है चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है, उसका वर्णन इसमें किया है। और इसीलिए अंत में कहा है चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान कैसी है उसके बारे में चिड़िया क्या जाने। दूसरी बात जो है उसको हम पढ़े। यहाँ पर देखो कि कविता एक खिलौना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भी इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर दूसरी बात कवि ने फूल के बारे में कहा। पहला जो कहा उन्होंने चिड़िया के बारे में कहा, चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की उड़ान असीमित है। यहाँ पर कुंवर जी ने इस बात को प्रकाशित किया है, फूलों के साथ बात बताई है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, उसके मन में कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। इसकी बात यहाँ पर कवि ने की है कि कविता एक खिलौना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है। कविता भी, उसका भी खिलना है, लेकिन उनका खिलना कुछ अलग तरीके से है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूल, कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं। बाहर भी इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूल कुछ समय के लिए ही खिलते हैं, उसकी खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। यहाँ पर ना बिना मुरझाए महकने माने, यानी उसकी परिणति निश्चित होती है कि इतने समय तक वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु एक सीमित दायरे में है। क्योंकि फूल जहाँ पर है वहाँ ही वो सीमित रहता है। उसकी खुशबू, हम देखें कि वो फूल खिला है तो उसकी खुशबू कहाँ तक जाती है, इतना समय तक जाती है, इतना अंतर तक जाती है। लेकिन जो एक कवि का लिखा हुआ लेख है, कवि ने जो लिखी कविता है, उसकी जो सुगंध है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसकी सुगंध वो नष्ट, थोड़े समय के बाद वो नष्ट हो जाती है। फूल है वो मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जो कविता है एक बार लिखा है। आप जो कविता पढ़ रहे हैं कुंवर जी ने कितने साल पहले लिखी है, और वही कविता हम आज पढ़ रहे हैं, यानी कि लंबे समय के बाद भी मुरझाए नहीं है। जबकि फूल
थोड़े समय के लिए। कई फूल ऐसे होते हैं कि प्रतिदिन सुबह में खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। कई फूल ऐसे होते हैं जो 2 दिन में मुरझा जाते हैं। कई फूल ऐसे होते हैं तो 1 सप्ताह में मुरझा जाते हैं। लेकिन वो मुरझा जाते हैं, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर कविता का अस्तित्व है, वर्षों तक चलता रहता है। यानी कि वो बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने, और उनकी जो बातें हैं उस फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझते और इसीलिए कहते हैं फूल क्या जाने। अर्थात कविता का दायरा फूलों के सीमित दायरे से कहीं अधिक है। सुगंध कहीं दूर तक जाती है और फूलों की सुगंध निश्चित जगह है और निश्चित सीमाएं हैं कि वहां तक ही फैलती है। यहाँ मान लो कोई एक फूल खिला है तो उसकी सुवास कहाँ तक जाती है, थोड़े समय के बाद उसकी सुगंध नहीं आती। जबकि कविता एक लिखी है, उसकी सुवास आप देखें कि स्वतंत्रता के समय में कवियों द्वारा लिखी हुई जो कविता है उसकी सुवास प्रत्येक लोगों के हृदय तक पहुंची और वही लोग स्वातंत्र के लिए तैयार हुए। तो उनकी सुवास वहां तक पहुंची, वो अभी तक नहीं मुरझाए। क्योंकि आज भी हम पढ़ रहे हैं ये कुंवर जी की कविता, आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कितने वर्षों बाद भी इस कविता को पढ़ने का हमें अवसर मिला है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कविता का दायरा फूलों के सीमित दायरे से कहीं अधिक है, क्योंकि वो दायरा निश्चित है फूलों का, उसकी सुवास भी निश्चित है और उसका मुरझाना, उसका खिला रहना भी सीमित है। जबकि कविताओं की जो सुगंध है वो भी असीमित है और उनका जो समय मर्यादा उनकी है लंबे समय तक, यानी सीमित नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि कविता का दायरा फूलों के सीमित दायरे से कहीं अधिक होता है। सुगंध भी कहीं दूर दूर तक फैलती है। इस कविता की बात यहाँ पर की है। और आगे तीसरी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भी यह गर वह गर सब गर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पर एक खेल की बात, बच्चा जो खेलता है उस खेल के साथ यहाँ पर इस कविता को बताया है कि कुंवर नारायण कविता को बच्चों का खेल समझते हैं कि बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलने का काम कविता का है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खेलने का कोई जगह मायना नहीं रखती। यहाँ पर कोई जगह बैठे हैं, कोई दूसरे स्थान पर आए, अपना घर छोड़कर आए, कहीं और गए हैं, पिकनिक पर गए तो वहाँ भी खेलना शुरू कर देते। उनके लिए साधन की आवश्यकता भी नहीं होती कि इतनी चीज़ें हैं तब वो खेलने के लिए बैठे, तो किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं। उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वो भी कहीं जगह बैठकर कोई भी स्थान से कोई भी कल्पनाओं के सहारे वो कविता लिख सकते हैं। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। जैसे बच्चे कोई भी स्थान पर किसी भी तरह से खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही बच्चों की तरह, बच्चों के खेल की तरह यहाँ पर कवि भी किसी भी स्थान पर कविता को प्रकट कर सकते हैं। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि कविता लिखना है तो कवि कहीं पर बैठा है। कई कवि को तो ऐसा देखा है कि बस स्टैंड पर बैठे और बैठे बैठे कविता उन्होंने लिख डाली है। कई पिकनिक पर गए हैं और सब लोग अपने परिवार के यहाँ खेल रहे देख रहे हैं और कवि कोई एक छोटा टूल पड़ा है उस पर बैठे और बैठे बैठे कविता का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जैसे बच्चे कोई भी जगह पर वो खेल लेते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भी यह घर वह घर। आगे कहते हैं बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। क्योंकि खेलने के लिए आप भी खेलने के लिए जाते हैं तो उसी समय आपने देखा कि आप इस घर को छोड़कर उस घर में घुस जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पिताजी, आपके परिवार वालों का उनके साथ झगड़ा हुआ है तो भी बच्चों को वो पता नहीं है, बच्चे उनके घर में भी घुस जाते हैं खेलने के लिए। यानी कि बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलते समय अपने पराये का भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर किसी भी प्रकार का प्रबंध लागू नहीं होता है। यानी कि जैसे बच्चे कोई घर देखते नहीं है, बाहर भी भीतर भी यह घर वह घर, उनके लिए कोई सब घर समान है। वो
खेलते समय अपने पराये का भेद कभी नहीं देखते कि वो अपने घर है दूसरे के घर है, खेलते खेलते किसी के घर में चले जाते हैं। वैसे कभी भी सब घर एक कर देने के माने, सब घरों को एक घर जैसे मान लिया, एक परिवार मान लिया है, उसी तरह से बच्चे खेलते हैं। तो कविताएं भी वैसी है, कविताओं में भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। उमाशंकर जोशी जी ने कहा है, इस दुनिया में तू नहीं अकेला, पशु है, पंखी है वनों की वनस्पति, जग की दहरी को लांग कर बुलंदी से पुकारे वसुधैव कुटुंबकम। यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर वो किसी समाज या किसी व्यक्ति है, कोई स्थान है, वो निश्चित नहीं करता कि इतने स्थानों पर ही लिखा जाए। कोई भी स्थान पर कवि लिख सकते हैं, यानी उनके लिए ये मायना नहीं रखता कि इतनी ही चीजें है, उनके लिए भी पूरा विश्व है, एक घर है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आगे आगे कहा है कि फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, वो नहीं जानते क्योंकि उनके लिए सीमित है, वहां तक ही रहते हैं, वहां तक ही उसकी उड़ान है। फूल है तो वहां तक ही इसकी श्वास सीमित है। जबकि बच्चों का खेल है, वो बच्चों का खेल ऐसा है कि वो हर घर को एक घर कर देने के लिए वो खेलते हैं। उसी तरह कविता भी हर जगह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं होता है, हर एक व्यक्ति पर, हर एक समय पर, हर एक जगह पर कविता का निर्माण होता है। और इसीलिए अंत में कवि ने कहा है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। और ये बच्चा जाने क्योंकि बच्चों का खेल है, उसी तरह ये कविता भी उसी तरह से चलती रहती है। यहाँ पर इस कविता को हम पूर्ण करते हैं। आशा रखता हूँ कि इस कविता को आपको अच्छी लगी होगी और इस कविता में जितने प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर को आप नोटबुक में लिखेंगे और लिखकर उसको तैयार करेंगे तो परीक्षा में उपयोगी होगा। इसके एक वाक्य में उत्तर है, थोड़े से 2 मिनट में हम देख लें कि कुंवर नारायण के काव्य लेखन की शुरुआत कब से की है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि 1950 में उसकी शुरुआत की। कविता में किसकी उड़ान की बात है, तो शुरुआत की बातों में कहा किसकी उड़ान की यहाँ पर बात है, तो चिड़िया के उड़ान की बात की गई है। फूल के खिलने की मर्यादा क्या है, तो फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, अर्थात उसकी परिणति निश्चित होती है, जबकि कविता की परिणति निश्चित नहीं होती। बच्चों के खेल की क्या विशेषता है, अंत में जो उन्होंने कहा कि बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, कोई भी जगह वो जा सकते हैं। कविता की उड़ान को चिड़ियों क्यों नहीं समझ सकती, तो शुरुआत में कहा कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती क्योंकि वो सीमित तक इतना ही कर सकती, इतना ही उड़ सकती है, जबकि कविता की उड़ान बहुत लंबी है और इसलिए उसको समझ नहीं सकती है। ऐसे प्रश्न एक वाक्य में, इसके अलावा 2 और 4 वाक्य में प्रश्न भी आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे। दूसरा जो पार्ट है जो हम देखने वाले हैं उसमें ही, क्योंकि 2 कविताएं यहाँ पर दी गई है, कविता के बहाने हैं और इसके साथ साथ दूसरा भी है, बात सीधी थी पर, उसको पार्ट 2 में दूसरा भाग हम बनाएंगे और उसमें सीखने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दूसरी कविता को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कविता और ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे दोबारा दूसरे पार्ट में, बात सीधी थी पर, उसमें। नमस्कार।